नमस्कार, होमबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। लखनऊ से बड़ी खबर। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट भर्ती मामले को लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दिया। भारी संख्या में अभ्यर्थियों ने आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु के आवास का घेराव किया और शीघ्र सुनवाई वह भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग उठाई। दरअसल वर्ष 2024 की आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट भर्ती कोर्ट केस के कारण अटकी हुई है। अब तक इस मामले में 51 तारीखें पड़ चुकी है, जिससे अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकारी पक्ष की प्रभावी पैरवी नहीं होने के कारण सुनवाई लगातार टल रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रदेश में करीब 60% पद खाली है। कुल स्वीकृत पद लगभग 2100 बताए जा रहे हैं, जिनमें से 1002 भर्तियां निकाली गई थी, जबकि करीब 1200 पद अब तक भी रिक्त है। और उनका कहना है कि इससे स्वास्थ्य सेवाओं पर सीधा असर पड़ रहा है और प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने मांग की है कि यह या तो कोर्ट बेंच वाइज निर्णय करे या फिर सरकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से लिखित परीक्षा कराकर भर्ती प्रक्रिया पूरी करे, ताकि लंबे समय से लंबित नियुक्तियों को जल्द अमली जामा पहनाया जा सके। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में प्रदर्शन शांतिपूर्वक रहा, लेकिन अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। आप लोग दयाशंकर मिश्रा दयालु के घर पे आप लोग प्रदर्शन कर घेराव कर रहे हैं, क्या कहें, क्या मांगे? सर, हम लोग यहाँ पे हर थक के हर प्रयास कर लिया गया है और उसके लास्ट में मजबूरी में यहाँ पे आए हुए हैं। आवास घेराव का ये हम लोग नहीं चाहते थे, लेकिन 2 साल से काफ़ी लंबा इंतजार किया गया। कहीं पे कोई सुनाई नहीं हो पा रही है। हम लोग गरीब घरों के बच्चे हैं। हम लोगों ने अपना जो भी यहाँ प्राइवेट नौकरी करते थे छोड़ करके जब भर्ती आई तो हम लोग ने तैयारी शुरू कर दिया। ये अलग अलग जिलों से लोग हैं, सभी लोग इलाहाबाद में तैयारी शुरू कर दिए हैं। लाइब्रेरी का खर्च भी आता है और वहाँ से हम लोग प्राइवेट नौकरी भी छोड़ दिया। हम लोग डबल नुकसान हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं सर। इसके बाद तारीखों का दौर लगातार जारी है। अभी तक टोटल 51 तारीख लग चुकी है और तारीख पे तारीख हमारी लग रही है सर। और हम लोग काफ़ी बहुत परेशान हैं। और अब क्या घर वाले भी बोल रहे हैं कि अब पढ़ाई लिखाई छोड़ करके आप कोई मजदूरी या कोई रोजगार धंधा करो, अब हम तुमको पढ़ाई नहीं करा पाए। हमारी करबद्ध प्रार्थना ये है कि हमारी पीड़ा को समझते हुए, हमारे घर परिवार को पीड़ा को समझते हुए हमारी सुनवाई करवाएं। डबल एजी को या कोई विद्वान अधिवक्ता को भेज करके वहाँ पे हमारे कोर्ट को मेंशन कराते हुए अर्जेंसी बता करके सुनवाई करवाएं। अर्जेंट मैटर बता करके जज साहब को, क्योंकि 60% पद रिक्त चल रहे हैं। नौबत यह है कि तालाबंदी की नौबत है। एक जो फार्मासिस्ट है 3 हॉस्पिटल्स का प्रभार लिया हुआ है और मरीजों को भी सेवा नहीं मिल पा रहा है, हम लोग को रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है सर। इसमें कहाँ किसकी गलती है समझ में? गलती बस मुझे जहाँ तक समझ में आता है ये है कि तारीख पर तारीख कोर्ट से लगातार मिल रही है। हम लोग को हर 7 दिन पे, 10 दिन पे, 14 दिन पे तारीख मिलती है। तारीख में कोई नहीं है, 51 तारीख मिल चुकी है। हर 7 दिन 10 दिन पे मिलती है। लेकिन बस दिक्कत ये है सर कि वहाँ पे जज साहब के सामने कोई सरकारी अधिवक्ता मौजूद नहीं होते हैं और अपने केस को मेंशन नहीं कराते हैं। यदि सरकारी डबल एजी को भेज करके मेंशन करा दे तो उसी दिन हम लोग केस टेकअप हो जाएगा। केस टेकअप हो जाएगा तो वहाँ पे निर्णय आ जाएगा सर और फिर हमारे आगे का रास्ता खुल जाएगा। सरकार की तरफ से पैरवी नहीं हो रही। सरकार की तरफ से प्रभावी पैरवी नहीं हो रही सर। बस यही करबद्ध प्रार्थना है कि प्रभावी पैरवी हो। और एक बड़ी खबर लखनऊ से। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को टाइम 8 बंगला अलॉट किया गया है, जो उन्होंने इस अलॉटमेंट को स्वीकार कर लिया है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि बंगला मिलने का मतलब किसी भी प्रकार का राजनीतिक गठबंधन नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी और आगामी चुनाव अकेले लड़ेगी।
मायावती ने यह भी बताया कि उन्हें सुरक्षाकर्मियों से टाइम 8 बांग्ला आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले भी कई बार अलॉटमेंट की पेशकश हुई थी, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। इस बार सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अलॉटमेंट लिया गया है। और बीएसपी सुप्रीमो ने दुख कहा कि उनकी पार्टी पूरी मजबूती के साथ स्वतंत्र रूप से चुनाव और चुनावी मैदान में उतरेगी और किसी भी दल के साथ समझौते का सवाल ही नहीं उठता। फिलहाल इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में नई चर्चाएं शुरू हो गई है। बंधुओं, जैसा कि ये सर्वविदित है कि व्यापक देश व जनहित की कड़वी हकीकत के बारे में देश व दुनिया को जागृत करके लोकतंत्र एवं संविधान को मजबूती प्रदान करने की बजाय इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई को सफलता की कुंजी बताने की स्वार्थी चर्चाओं के बीच अब मीडिया जगत में भी किसी न किसी बहाने बीएसपी के बारे में ये चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी विधानसभा का होने वाला अगला चुनाव गठबंधन में लड़ेगी। इसकी ये आम चर्चा है, जो विशुद्ध रूप से लोगों को गुमराह करने की नीयत वाला ये फेक न्यूज़ है। अर्थात ये बिल्कुल गलत, झूठ, हवाई में मनगढ़ंत खबर है तथा ऐसे में नेताओं के साथ साथ मीडिया को भी इस प्रकार की कटी पतंग जैसी उड़ान भर के अपना मजाक खुद उड़ाने से जरूर बचना चाहिए। जबकि इसके बारे में अर्थात अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने के बारे में बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा मेरे द्वारा खुद एक बार नहीं बल्कि कई बार सार्वजनिक तौर पर तथा खास तौर से दिनांक 9 अक्टूबर सन 2025 को बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी के पुण्यतिथि के मौके पर लखनऊ में आयोजित विशाल महारैली में भी इसकी खुली घोषणा की गई है, जिसकी पूरे देश भर में चर्चा होने के बाद अब ऐसी किसी भी चर्चा व बहस आदि की कोई संभावना नहीं बची है। लेकिन फिर भी कुछ लोग और कुछ मीडिया भी इनकी घिनौनी साजिश में पड़कर इस प्रकार की फर्जी उड़ान भरकर अपना समय और इमेज दोनों बर्बाद करते हैं। तो इसे फिर बीएसपी विरोधी हथकंडा ही माना जाएगा, जिस पर लोगों को ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जो उल्टी पुल्टी गलत जो खबरें देते रहते हैं अलायंस को लेकर, तो इस पर लोगों को ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी बीएसपी के लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम है कि कांग्रेस, सपा व भाजपा आदि इन पार्टियों की सोच संकीर्ण व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विरोधी होने के कारण इनका अम्बेडकरवादी बीएसपी से गठबंधन करने की नीति केवल इनके वोटों का राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ है तथा इनसे गठबंधन करने से बीएसपी को केवल नुकसान ही नुकसान होता है, फायदा नहीं। और इसलिए बीएसपी के लोग अपने 2027 के मिशन में अकेले ही पूरे जी जान से लगे हुए हैं, जिस पर से उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ही इस प्रकार की घिनौनी साजिशें ये लोग करते रहते हैं। ऐसे में पार्टी के सभी लोगों से यही अनुरोध है कि वे ऐसी अनर्गल व मनगढ़ंत
बातों पर कतई भी ध्यान ना दें और वे हाथी की मस्त चाल चलते रहें तथा सन 2007 की तरह अकेले ही ये चुनाव लड़कर फिर से बीएसपी की पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार जरूर बनाए। इसी प्रकार बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ विशेषकर सुरक्षा खतरों के मद्देनजर दिल्ली में पहले की तरह का टाइप 8 का नया बंगला काफ़ी लंबे समय के बाद अभी हाल ही में अलॉट होने के बारे में भी जो गलत व गुमराह करने वाली बीएसपी को नुकसान पहुंचाने की बातें षड्यंत्र के तहत प्रचारित की जा रही हैं, उससे भी लोगों को अति सावधान रहने की ज़रूरत है। जबकि वर्तमान सरकार ने भी, यानी कि वर्तमान जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जबकि वर्तमान सरकार ने भी टाइप 8 का बंगला मेरी सुरक्षा के हिसाब से अब सही अलॉट करने से पहले कई और भी बंगले अलॉट कर दिए थे जो सुरक्षा कारणों से नहीं लिया है। बेगूसराय से बड़ी राजनीतिक बयानबाजी सामने आई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है और उनके शासन को तुगलकी फरमान और औरंगजेब की नीतियों के साथ तुलना की है। गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी बांग्लादेशी मुसलमानों के बल पर सत्ता बने रहना चाहती है और हिंदुओं को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि अब बंगाल के हिंदू जग चुके हैं और जो लोग ममता बनर्जी को शेरनी कहते हैं वे असल में देश के गद्दार हैं। केंद्रीय मंत्री ने हुमायूं कबीर का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने गद्दारों का जन्म दिया है और उन्होंने बाबरी मस्जिद निर्माण जैसे विवादास्पद कदम उठाए। गिरिराज ने ममता बनर्जी से अपील की है कि वे डबल गेम न खेले और स्पष्ट कदम उठाए और इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत में हलचल बढ़ गई है और राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। ममता बनर्जी खुद तुगलक की तरह काम कर रही है और तुगलकी फरमान ही नहीं देती है, बल्कि औरंगजेब की तरह हिंदुओं को दबा रही है और बांग्लादेशी मुसलमानों के बल पे वो सत्ता में आना चाहती है। लेकिन अब बंगाल के हिंदू जग चुके हैं और जो लोग उसे शेरनी कहते हैं वो शेरनी नहीं, वो देश की गद्दार है जो बांग्लादेशी मुसलमानों को सम्मान देती है और बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। हुमायूं जैसे गद्दार को पैदा की है। जो बाबरी मस्जिद बन रहा है, बाबरी मस्जिद तुगलकी मुगलिया बाबर का प्रतीक बनता है और वो ममता बनर्जी नहीं चाहती तो वहां शिलान्यास नहीं होता। इसलिए ममता बनर्जी अब डबल गेम मत खेलें और महादेव महादेव रक्षा करो। अरे महादेव तो आपको भस्म करेंगे जो आप कर्म कर रही। भोपाल से बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश में विकास और पर्यटन को लेकर विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का तीसरा सबसे युवा राज्य है। युवाओं के रोजगार के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में विकास के सभी पैमानों पर काम हो रहा है। इससे एयरपोर्ट,
नए प्रकार के ग्रीनफील्ड रोड, कॉलेज और विद्यालय और हॉस्पिटल शामिल है। मोहन यादव ने बताया कि धार्मिक पर्यटन ने प्रदेश के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अब तक सबसे ज़्यादा धार्मिक पर्यटक मध्य प्रदेश आए हैं। उन्होंने यहाँ भी कहा कि विदेशी पर्यटकों की संख्या भी बढ़ रही है और आने वाले समय में इससे और बढ़ाने के लिए टेंट सिटी से लेकर होम स्टे तक सभी क्षेत्रों में विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जंगलों में जानवरों की संख्या बढ़ने का जिक्र करते हुए कहा कि ग्रामीण अंचल में सुरक्षा के लिए फेंसिंग की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि विकास की इस प्रक्रिया में प्रदेश लगातार प्रगति करता रहेगा और सभी मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। आज जब देश का तीसरा सबसे युवा राज्य मध्य प्रदेश है, तो युवाओं के लिए रोजगार के लिए भी पर्याप्त प्रावधान किए हैं। हमारे विकास के सभी पैमानों के लिए एयरपोर्ट से लगा करके नए प्रकार के ग्रीनफील्ड रोड बनाने तक, नए कॉलेज और नई सांदीपनी विद्यालय से लगा करके नए हॉस्पिटलों तक, मेडिकल कॉलेज से लगा करके सभी प्रकार के इंडस्ट्रियों तक, सभी प्रकार के एविएशन के प्रोत्साहन फलस्वरूप हमारा राज्य एकमात्र राज्य है जहां हेली सर्विस के आधार पर भी हम पर्यटकों को अपने से जोड़ करके उनके लिए एयर बीमार है तो एयर एम्बुलेंस और घूमने आए तो उनके लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा भी दे रहे हैं, और जहां हेलीकॉप्टर की सुविधा दे रहे हैं वहां प्लेन की सुविधा भी दे रहे हैं। और प्लेन की टिकट के लिए आमतौर पर जैसे उत्तराखंड के अंदर अगर 3 मिनट का वायुयान सेवा या हेलीकॉप्टर सेवा में व्यक्ति बैठता है तो लगभग 15 से 20 हजार रुपया उसको लगते हैं। उसके उलट हमारे यहाँ 45 मिनट की यात्रा में हम केवल उससे 1/10 ले रहे हैं, बाकी का सारा पैसा हमारी तरफ से दे रहे हैं। इसी के कारण से हमारे सभी प्रकार की हवाई सेवाओं में सफलतापूर्वक अब तीसरे वर्ष में प्रवेश करते हुए पर्याप्त प्रावधान किया गया, और यही कारण है कि देश के अंदर सबसे ज्यादा पर्यटकों की संख्या लगभग 13.5 करोड़ से ज्यादा अगर आई है तो मध्य प्रदेश में आई है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, धार्मिक पर्यटन ने भी हमारे अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़े, जिसके आधार पर देश के अंदर सबसे ज्यादा पर्यटकों की, धार्मिक पर्यटकों की संख्या भी अब अपने प्रदेश के अंदर आई। इसी के साथ साथ विदेशी पर्यटकों की संख्या भी उल्लेखनीय 1.5 लाख से ऊपर की संख्या में हमारे राज्य के अंदर विदेशी पर्यटक भी आए, लेकिन आने वाले समय में ये इनकी संख्या और बढ़े। इसलिए टेंट सिटी से लगा करके स्टार और स्टार से लेके होम स्टे तक सभी प्रकार के क्षेत्र में हम विकास कर रहे हैं, और साथ ही साथ वन्य जीवों के लिए भी हमारे यहाँ वन्य संपदा पर्याप्त रूप से है। मुझे आज की ही आपको जानकारी देते हुए आनंद है, हमारा चीता परिवार और बढ़ रहा है। आज नए चीतकों के नए शावकों का आपने सबने दर्शन किए होंगे। हम सब महसूस कर रहे हैं कि हमारे पास 35 से संख्या बढ़कर 38 हो रही है, और 8 वयस्क चीते बोत्सवाना से इसी महीने आने वाले हैं। एक एक करके सभी प्रकार के वन्य प्राणी, और इसी महीने कोशिश कर रहे हैं जंगली भैंसा जो लगभग हमारे यहाँ 100 साल पहले विलुप्त हुआ है, असम से वो भी आने वाला है। पर्याप्त धनराशि का प्रबंधन करते हुए हमने बजट में इस बात का प्रावधान भी किया है कि जब हमारे जंगल में जानवर बढ़ रहे हैं तो जानवरों के साथ सहवास के आधार पर बफर जोन में जो आवासीय बस्तियां हमारे ग्रामीण अंचल के लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी फेंसिंग का पर्याप्त प्रावधान रखा है। एक तरफ हम जनजागृति के काम कर रहे हैं, उनके लिए आकाशवाणी की सुविधा दे करके अगर हाथियों का दल भी आ रहा है तो जंगल में हाथियों के दल के मूवमेंट के आधार पर वनवासियों के साथ हमारे ग्रामीण वासियों को भी सूचना दे करके जंगल के जानवर भी सुरक्षित रहे और मानव भी सुरक्षित रहे। ऐसे कई प्रकार के हम काम कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि विकास के इस क्रम में लगातार हम आप सब मिल करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ते रहेंगे। एक बार फिर वित्त मंत्री, हमारे वित्त विभाग के सभी अधिकारियों ने काफ़ी मेहनत करके अच्छा बजट बनाया है। मैं आपके माध्यम से उनको सबको भी बधाई देता हूँ। लाडली बहना की राशि का प्रबंधन किया है और क्रमशः हमने कहा कि 2027 तक जो कमिटमेंट किया है हम निभाएंगे। किसी भी लाडली बहना को राशि से वंचित नहीं होने देंगे और निर्धारित लक्ष्य तक प्राप्त करेंगे। गुवाहाटी से बड़ी राजनीतिक खबर है। कांग्रेस
से इस्तीफा देने वाले भूपेंद्र कुमार बोहरा ने अपने 32 सालों के कांग्रेस सफर और इस्तीफे की वजह को लेकर बड़ा बयान दिया है। भूपेंद्र कुमार बोहरा ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस को 32 साल दिए हैं और पार्टी ने उन्हें एमएलए से लेकर असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी APCC अध्यक्ष तक बनाया। जब वह 2021 में APCC अध्यक्ष बने तब कांग्रेस AIDUF के साथ गठबंधन में थी। उन्होंने उस गठबंधन को तोड़ा और उसके बाद इंडिया गठबंधन बनाने से पहले 16 पार्टियों के साथ गठबंधन बनाया। भूपेंद्र बोहरा ने बताया कि उपचुनाव में तय हुआ कि CPI-ML को एक सीट भी दी जाएगी, लेकिन अचानक उस रात किसी अलग व्यक्ति के नाम घोषित कर दिया गया जो कभी कांग्रेस का सदस्य नहीं था। गौरव गोगोई उस सीट को जीतने में असफल रहे। भूपेंद्र बोहरा ने आगे कहा कि 9 फरवरी को गठबंधन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें उन्हें फिर से गठबंधन बनाने के लिए कहा गया और बातचीत के दौरान 11 तारीख को गौरव गोगोई ने कहा कि राकिबुल हुसैन को भी साथ ले, लेकिन 13 तारीख को गौरव गोगोई ने ऐलान कर दिया कि भूपेंद्र बोहरा गलतफहमी पैदा की है और बोहरा ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी से भी शिकायत की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उस अपमान को वह बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस बयान के बाद असम की कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक हलचल तेज हो गई और इस्तीफे को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। पहली बात, मैं कांग्रेस में 32 इयर्स दिया। कांग्रेस ने भी मुझे MLA से लेकर AICC सेक्रेटरी तक और APCC प्रेसिडेंट भी बनाया। और मैं जो कांग्रेस में ज्वाइन किया था, इसका कारण था जब 1926 में जो AICC सेशन पांडु में हुआ था, उस सेशन में मेरा ग्रैंडफादर ने वो पेंडल का जो सामियाना बनाने के लिए भैंस का गाड़ी में गमछा लेके थाउजेंड्स ऑफ गमछा लेके दिया था। AICC सेशन का पेंडल में ऊपर में एक सामियाना होना चाहिए। वो हमारा पार्टी का साथ रिश्ता है और वो रिश्ता का मुताबिक मैंने कांग्रेस में जानबूझ के ज्वाइन किया। 32 साल रहा, लेकिन अंदर में जो हो रहा था, मैं जब 21 में प्रेसिडेंट बना तो उस टाइम AIDF का साथ कांग्रेस का अलायंस था। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हॉर्नबिल TV भारत के साथ।